हेलो एवरीवन, आज ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल्स, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा है वो 70 to 80% आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जिस वजह से लोगों का जीटी क्लियर नहीं होता है। तो कितने फंड्स शो करने हैं, कहाँ कहाँ से फंड्स ले सकते हैं, कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आज इस वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो जीटीई और जीएसटी है, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट और जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, इसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको एक एक चीज बताऊंगा कि फंड्स को कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, बोलते हो जी कि कितने फंड्स शो करने हैं, तो फंड्स कितने करने, अगर वो बोलेगा जी 35 लाख करना है तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे कि यार मेरे को 35 लाख अरेंज करना है। बट अगर आपको पता होगा कि आपको 35 नहीं करना, आपको उसकी जगह 28 करना है, 25 करना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप फंड्स कैसे खुद से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने फंड्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है, आप किस तरह के फंड्स को अपनी वीज़ा फाइलिंग के लिए दिखा सकते हैं कि जी ये फंड्स चल जाएंगे, कहाँ कहाँ से, किस किस तरह के बैंक्स से, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस से जो वो है आपके फंड्स चलेंगे। तो चलिए अभी जंप करते हैं। मेरे लैपटॉप में मैंने प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। लेट्स जंप इनटू माय लैपटॉप। लेट्स स्टार्ट इट ऑफ कि आपको किस तरह से फाइनेंशियल्स और वीज़ा लॉन्चमेंट का सारा प्रोसेस रहेगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कनाडा में क्या होता था कि आपको 1 ईयर लिविंग जीआईसी देते हो। जर्मनी में क्या होता है, आप ब्लॉक अकाउंट देते हो, मतलब पैसे आप पहले ही गवर्नमेंट को दे देते हो अपने लिविंग के लिए 1 ईयर। वेरएज ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आप हमें दो मत, बट आप हमें ये बताओ कि आपके पास इतने पैसे हैं जिससे आप अपनी 1 साल की फीस और 1 साल का रहने खाने पीने का खर्चा निकाल सको, तो उतना पैसा आपको शो करना होता है। तो तकरीबन बच्चों का डाउट होता है कि आप ये फंड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। यूजुअली हम फाइनेंसिस के पास सॉरी कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं या फाइनेंसिस के पास भी जाते हैं, और वो हमें जितना बोलते हैं, अगर कंसल्टेंट बोलता है जी आपको 30 लाख दिखाना है, तो आपको इंटरेस्ट उसके हिसाब से पे करना पड़ता है ना। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको पता लग सकता है कि आपको एक्चुअल में दिखाना कितना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने क्या देखना है कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की, मतलब 1 साल की फी कितनी है उस यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे $30,000 ले रखा है। ऑस्ट्रेलिया का जो लिविंग एक्सपेंस है वो आ गया आपका $21,041, ठीक है। इसमें आपका ट्रेवल फेयर आ गया $2,000, और ओवरसीज हेल्थ कवर, जो आपका हेल्थ कवर है वो भी आपका $2,000 के अराउंड आ गया। तो ये टोटल बना आपका $55,041। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो ये बनेगा आपका 30 लैक्स के अराउंड। तो आपको अगर इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो मैं फंड्स आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, जिस भी कंट्री में फंड शो करना होता है ना, जैसे यूके हो गया, तो उसमें भी आपने जो अपना फंड्स कैलकुलेट करना है इसी तरह से करना है कि आप किस एरिया में जा रहे हो, वहाँ का लिविंग एक्सपेंस इनसाइड लंदन है, आउटसाइड लंदन है, तो उस तरह से। अगर आप यूके की बात करेंगे तो उसका भी आपको फंड्स ऑलमोस्ट इसी तरह से ही कैलकुलेट करना है। मतलब मोटा मोटे तौर पे ले लें, 1 साल की फीस और 1 साल रहने खाने पीने का खर्चा, मेन तो ये दो चीजें होती है, और एक इंश्योरेंस होगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने फंड्स जो है वो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेबल फंड्स कौन कौन से रहेंगे आपके, जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं वो किस तरह के फंड्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ देम इज आपका एजुकेशन लोन्स चलेंगे, बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट्स चलेगा, आपकी जो एफडीज होती हैं फिक्स डिपॉजिट्स वो भी चलेंगे, और फंड्स जो पीपीएफ में होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, वो वाले फंड्स भी आपके चल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर्स, यानी कि अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको कौन कौन आपकी स्टडीज के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। तो जो एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर्स हैं वो हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों साइड से, मैटरनल पैटर्नल, सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर भी आपको जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्टूडेंट खुद भी अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता है। वो कौन सा करेगा, मान लो कोई ग्रेजुएट है, जॉब कर रहा है, 2-3 साल से 4 साल से जॉब कर रहा है, उसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो खुद को स्पॉन्सर कर सके, तो उस केस में स्टूडेंट खुद को भी स्पॉन्सर कर सकता है। अब बात आई नेक्स्ट, अंकल आंट भी, जैसे आपके हम बोलते हैं चाचा चाची, ताया ताई, ठीक है, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट वो टोटल जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसका 20 से 25% के अराउंड ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं।
और नॉन एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर्स कौन से हैं? आपके कजन्स, आप बोलो मेरे कजन ने मेरे को स्पॉन्सर किया, वो नहीं चलेगा। आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो भी नहीं चलेगा। डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, आपके जो नियर रिलेटिव्स हैं वो चल जाएंगे। अगर डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं दूर दराज के, कि आप बोलो कि जी ये मेरे भाई के उसके आगे उसका कुछ रिलेशन में है तो वो मेरे को स्पॉन्सर करेगा, ऐसे नहीं चलेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन लोन्स जो है वो कहाँ कहाँ से आपके चल जाएंगे? इट शुड बी अवेल्ड फ्रॉम एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आप वहीं से, जैसे अगर ग्रामीण बैंक वगैरह की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, वहां के फंड्स नहीं चलते हैं। शुड नॉट बी इन प्रिंसिपल और कंडीशनल एंड शुड बी फुली सैंक्शनड। होता क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि डिसबर्समेंट लेटर से आप जो है कि लेटर आ गया, आप लेटर दिखा के चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। आपका फुल्ली सैंक्शनड होना चाहिए, ठीक है, वही चलेगा। और वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको वैल्यूएटर से उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कोलैटरल सिक्योरिटी कैन बी आस्क्ड फॉर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तो उसकी कोलैटरल सिक्योरिटी भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी शुड बिलोंग टू इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, और उसकी जो सिक्योरिटी जो भी दे रहा है वो आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर होगा, कोई भी डिस्टेंट रिलेटिव कजन्स वगैरह नहीं होंगे। नेक्स्ट, डिसबर्समेंट ऑफ एजुकेशन लोन। जो आपका एजुकेशन लोन है उसका डिसबर्समेंट ऑफ एजुकेशन लोन इज मैंडेटरी, कि ये नहीं है कि जो मेरी अप्रूवल इन प्रिंसिपल आ गई है तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। उसका एविडेंस ऑफ लोन डिसबर्समेंट, उसके लिए डिसबर्समेंट लेटर एंड लोन अकाउंट स्टेटमेंट कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो चुका है। और नेक्स्ट, वीजा कैन बी लॉन्च्ड ओनली आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ एजुकेशन लोन, ठीक है। आप अपना वीजा लॉन्च कब करोगे? उसका तभी करोगे जब आपका एजुकेशन लोन डिसबर्स हो चुका होगा, ठीक है। डिसबर्समेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंसेस इफ द एप्लीकेंट इज एंटायरली रिलाइंग ऑन द एजुकेशन लोन। यानी कि आप, जैसे बाकी कंट्रीज में क्या होता है, कनाडा में आपको 1 ईयर की फी देनी पड़ती है ना, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। आप अपने एक सेमेस्टर की फी पे करके भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेविंग्स अकाउंट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अकाउंट स्टेटमेंट कवरिंग ट्रांजेक्शन फॉर द लास्ट 3 to 6 months। यूजुअली बोला जाता है कि हमारे जो फंड्स हैं वो 90 डेज ओल्ड होने चाहिए, मतलब कम से कम अगर जो आप फंड्स शो कर रहे हैं कि जो मेरे पास ये मेरी स्टडीज के लिए फंड्स हैं, वो फंड्स फ्रेश फंड्स नहीं चलेंगे। अगर आप बोलो कि आप फ्रेश फंड्स लगाओगे तो वो नहीं अप्रूव किए जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और आपको कम से कम 3 से 6 महीने पुराने फंड्स जो है वो दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक विद द रीसेंट बैलेंस अमाउंट। अभी क्या होता है कि हम स्टेटमेंट देते हैं ना, स्टेटमेंट के साथ साथ बैलेंस सर्टिफिकेट भी देना है कि टिल डेट इनके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अकाउंट्स विद ओवरड्राफ्ट लिमिट, ऑटो स्विप अकाउंट्स आर एक्सेप्टेड। तो जिन अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है वो अकाउंट्स भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट शुड एक्सीड कोर्स स्टार्ट डेट। यानी कि जो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, जो एफडीज हैं, उनकी जो डेट ऑफ मेच्योरिटी है वो आपकी कोर्स स्टार्ट डेट के बाद तक की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से रहेंगे, जैसे एसबीआई एंड एसोसिएट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनके एसोसिएट्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स जैसे आपके हो गए जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी चल जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स वो भी चलेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स भी चल जाएंगे आपके। तो ये सभी जो हैं ये एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट आ गया नॉन एक्सेप्टेबल फंड्स, कि कहाँ कहाँ से आपके जो फंड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो जो फंड्स आपके पोस्ट ऑफिस में हैं वो फंड्स नहीं चलेंगे। फंड्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये नहीं चलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर और म्यूचुअल फंड्स, कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे वो नहीं चलेंगे। इनको अगर आप सेल कर देते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को और शेयर्स को, और वो जो लिक्विड आता है वो चल जाएगा, ठीक है। फंड्स हेल्ड इन पीएफ अकाउंट्स और जीपीएफ एंड ईपीएफ, ये वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। पीपीएफ चल जाएंगे, पीएफ अकाउंट नहीं चलेंगे, ठीक है।
इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि फंड्स फ्रॉम द अबव मेंशन सोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड टू एन एक्सेप्टेबल बैंक एंड कैन बी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सोर्स। कि इन केस आप कहते हैं कि जी हमारे पास मेरे पोस्ट ऑफिस में पैसे पड़े हैं, मैं अब इनको यूज करना चाहता हूं, तो इनको पहले जो एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप ट्रांसफर कीजिए और फिर विद सोर्स कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा। और वो बताने के बाद ही आप जो है इस इन फंड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असेसमेंट एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे आपकी जो इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं, अब किसी भी इंसान की जो इनकम जो है वो उसकी ITRs के थ्रू ही पता लगती है कि उसका इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हम फाइल करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 इयर्स को तो चाहिए ही चाहिए, प्रेफरेबली आप 3 साल की लगा सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड मिनिमम एनुअल इनकम ऑफ स्पॉन्सर्स हैं वो 6 to 7 lakhs होनी चाहिए पर एनम, ठीक है। और आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, इलेक्शन कार्ड है जिसे हम वोटर कार्ड भी कहते हैं, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। वैसे आजकल जो ज़्यादा प्रेफरेबली यूज़ किया जाता है वो आधार कार्ड ही होता है। Universities in Australia prefer 3 months old funds but do accept recent funds if appropriate sources are provided. It means कि वैसे तो 90 days ओल्ड फंड होने चाहिए, 3 महीने पुराने होने चाहिए, बट अगर आपके पास फ्रेश फंड्स हैं विद सोर्स कि ये मेरे पास फ्रेश फंड्स आया, मेरे पास ये 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख आया, कहाँ से आया, मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप अपने सोर्सेज बता सकते हैं, ये मैंने लिख भी रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपकी अगर रजिस्टर्ड सेल डीड है और आपने अगर अपने FDs को लिक्विडेट करा है, फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम PF अकाउंट या GPF और EPF से अगर आपने ट्रांसफर किया है, मैंने जैसा पहले भी बताया कि अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स को लिक्विडेट कर लिया है, ठीक है, फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉर्पोरेटिव बैंक्स, अगर वहां से भी आपने अपने जो एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे ट्रांसफर किया तो ये चल जाएगा। फिर आपके अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपके J फॉर्म चल जाएंगे। आपने थोड़े बहुत अमाउंट के लिए आपने कोई कार सेल करी है, कुछ स्मॉलर डिपॉजिट्स के लिए, तो आपकी वो चीज़ें भी चल जाएंगी। डू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आस्क फॉर सोर्सेज ऑफ 3 months ओल्ड फंड्स? इन जनरल तो अगर 90 डेज से पुराने हैं तो वो मांगते नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज सिंस पंजाब, हरियाणा हो गया, ये जो ऐसी स्टेट्स हैं, इन ये स्टेट्स अंडर द स्कैनर है ना, तो उनको पता है यहाँ पे किस तरह से चीजें चलती हैं, तो वो यहाँ पे स्पेसिफिकली पंजाब और हरियाणा और जैसे गुजरात में अहमदाबाद हो गया, तो ये जो अपना कुछ स्टेट्स हैं जो उनके लिए रेड फ्लैग है, तो वो अगर आप इन स्टेट्स में से हैं और उस केस में कुछ यूनिवर्सिटीज मांग भी सकती हैं, ठीक है। और एक चीज और है, जैसे हमने फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह करा रखे हैं, तो वो देखते हैं कि आपने अगर कोई ज्यादा अमाउंट की FD करा रखी है और आपकी जो ITR कम है, यूजुअली होता है ना कि यार टैक्स नहीं देना हमने गवर्नमेंट को, तो हम क्या करते हैं जी कि रिबेट ले लेते हैं और ITR कम फाइल करते हैं। मेरी आप सबको एक सजेशन है कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आपके किड्स इन फ्यूचर जाएं अब्रॉड स्टडीज के लिए, तो ITR हमेशा ज़्यादा ही फाइल कीजिए। आज की डेट में 5 लाख तक तो वैसे ही कोई टैक्स पड़ता ही नहीं है, तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5-5 तो भरिए। तो पेरेंट्स की, दोनों की, फादर की, मदर की 5-5 मिला के तो लगभग 10 लाख के आसपास तो हमारे पास होगी ना ITR। तो आप ITR हमेशा ज़्यादा फाइल कीजिए। अभी क्या है नॉन एक्सेप्टेबल सोर्सेज ऑफ रिसेंट फंड, कि जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रॉपर्टी वगैरह सेल करी है वो तो चल जाएगा, बट अगर इस तरह की कोई चीजें आप लगाते हैं कि सेल ऑफ गोल्ड, कि ये तो आपको पता है किसी भी आप गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे ही देगा कि हाँ भाई इसने मेरे को 20 लाख का सोना बेचा है, तो ये चीजें नहीं चलेगी। एग्रीमेंट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है बट आपने अग्रीमेंट करा है कि मैं सेल कर दूंगा, वो नहीं चलेगा। एग्रीमेंट ऑफ रीपेइंग लोन, लोन मिला नहीं है बट अग्रीमेंट किया कि मैं लोन पे बैक कर दूंगा। नेक्स्ट, फंड्स ट्रांसफर्ड बाय थर्ड पार्टी स्पॉन्सर्स, अगर आपको थर्ड पार्टी स्पॉन्सर्स ने फंड ट्रांसफर किए हैं वो भी नहीं चलेंगे।
नेक्स्ट ये वीज़ा लॉजमेंट का प्रोसेस है, उसका पार्ट है कि आपका जो मेडिकल होता है, इसमें कुछ 2-3 स्लाइड्स थी, वो मैंने इसमें से इसलिए हटा दी क्योंकि वो मैं अपनी नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको बताऊँगा, जो है हमारा जीटीई का प्रोसेस, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, और उसमें जीएसटी भी अभी मैं उसको ऐड करके उसमें डालूँगा, तो इसीलिए मैंने वो कुछ स्लाइड्स यहाँ से हटा दी हैं, ठीक है? तो ये मेडिकल वैसे आप ये देख सकते हैं इस लिंक से, जो उनके क्या बोलते हैं एम्पैनल्ड डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं। वैसे तो यूजुअली जैसे हमारे पंजाब की बात करें तो लुधियाना में एसपीएस अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ से तकरीबन लोग इसको करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वीज़ा लॉन्च करने के लिए, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चमेंट स्टूडेंट वीज़ा, ये वीज़ा सब क्लास 500 आता है। जैसे अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो वो वीज़ा सब क्लास 600 है। तो जो स्टडी वीज़ा है, और इसमें अगर आपका स्पाउस आपके साथ जाता है, सब्सिक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा बोलते हैं उसको, वो भी वीज़ा सब क्लास 500 में ही आता है। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए 956A फॉर्म, ठीक है। फिर हमारे पास सीओई चाहिए। सीओई कब मिलती है, यही सबसे जो है डिफ़िकल्ट आस्क है इस प्रोसेस में। वो डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि जीटी क्लियर होगी, फिर आप फ़ी डिपॉज़िट करेंगे तो सीओई आएगा। सीओई आएगा तभी हम वीज़ा को लॉन्च कर पाएँगे। तो सीओई कब आता है, जब हमारा जीटीई क्लियर हो जाता है, और जीटीई क्लियर करने में बहुत ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका ओवरसीज हेल्थ कवर लेटर, जिस भी आपने वेंडर से खरीदा है, चाहे मैक्स से लिया है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, तो आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरल लेटर, ये जब आपका मेडिकल होता है, ठीक है ना, तो एक हैप आईडी जनरेट होती है, तो उसका जो है रेफरल लेटर भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पासपोर्ट। पासपोर्ट के ऑल पेजेस लगेंगे इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बाकी कंट्रीज में क्या करते हैं, जैसे कनाडा हो गया कि फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज लगा दिया, दैट्स इट। इसमें ऐसा नहीं है, आपको 36 पेजेस होते हैं, 36 के 36 पेजेस ही आपको लगाने पड़ते हैं, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज भी कराना पड़ता है, ठीक है। पासपोर्ट के भी सारे पेजेस नोटराइज होंगे, और बाकी आपके एकेडमिक्स भी, आपके आइल्स या पीटीई भी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके क्या बोलते हैं नोटराइज होंगे। नेक्स्ट है वेलफेयर अरेंजमेंट। ये उस केस में कि अगर आप, आपका स्पाउस और उसके साथ आपका किड भी जा रहा है, तो उस केस में आपको उसका वेलफेयर अरेंजमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपकी आगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से लिखी जाती है, मैं आपको अपनी एक वीडियो में वो भी बताऊंगा, ठीक है। आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो जो भी गैप है उसकी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तो उस केस में आपके वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिज्यूमे लगेगा, फैमिली इंफॉर्मेशन शीट लगेगी कि आपके फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल्स लगेगी। ट्रेवल हिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेंट, वैसे ये मैंडेटरी तो नहीं है, बट अगर स्टिल आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, तो अगर आपके पास है तो फिर हमें डेफिनेटली इसको लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेंट, वो तो उसमें आ ही गया आपका कि जो वर्क एक्सपीरियंस है, तो जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है आपको सारी उसमें बतानी पड़ेगी, कि अगर 4 साल का गैप है तो मान लो आपने 2-3 जगह अलग अलग जगह पे काम करा है, तो अपने 2 साल यहाँ करा, 1 साल यहाँ करा, 1 साल यहाँ करा, वो सारी डिटेल्स और उनके डॉक्यूमेंटेशन भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉजमेंट ऑफ वीज़ा, अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो हमारी टीम जो है वो आपका वीज़ा लॉन्च करेगी, ठीक है। क्योंकि इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, वो कहता है कि जो भी प्रिंसिपल कंसल्टेंट और एजेंट है वो ही वीज़ा को लॉन्च करे। नेक्स्ट वीज़ा फ़ी पहले कम थी, अभी बढ़ गई है। पहले 630 640 अराउंड डॉलर्स थी, अभी $710 हो गई है। और अगर आपके साथ आपका स्पाउस जाता है तो $530 एडिशनल उनकी लगेगी, और चाइल्ड जाता है पहले 150 थी, अभी $175 हो गई है। तो वीज़ा फ़ी हैज़ टू बी मैंडेटरीली पेड यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास कई बार क्या होता है ना कि इसमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करने में कई बार प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना पेपैल का अकाउंट बना के भी जो है अपना वीज़ा की जो फ़ी है अपने क्रेडिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कल जो है मैं दूसरी वीडियो जीटीई के ऊपर और जीएसटी के ऊपर, जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स नहीं, मैं जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ अभी स्टूडेंट्स का जीएसटी लेंगी अपने इस जीटीई प्रोसेस को ईजी करने के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।